हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, और बिसाइड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड। फाइन, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड, कि हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रिटिशर्स पीरियड में क्या हालत थी और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक्चुअली क्या थी। ब्रिटिशर्स पीरियड में हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी, उस पर डिस्कस करने से पहले हम ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ताकि हमारा एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो और हम इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकें। फाइन, तो देखिए, अगर हम बात करें अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ फैसिलिटीज होती हैं, कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, या मैं कहूं कुछ टाइप की सर्विसेज होती हैं जो आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग है या जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इजीली और स्मूथली परफॉर्म कर सकें। जितना स्मूथ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी, जितने स्मूथ आपके बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशंस होगा, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज बिजनेसमैन को और प्रोड्यूसर्स को मिलेंगी और इवन कंज्यूमर्स को भी मिलेंगी, और उसमें आपकी बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा आपकी ग्रो होती है। फाइन, तो ये हमारी फैसिलिटीज है। अब साहब, ये ऐसी कौन सी फैसिलिटीज होती हैं जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को या सर्विसेज प्रोवाइडिंग को ज्यादा स्मूथली परफॉर्म करवाती हैं? तो देखिए, इसके अंदर अगर मैं बेसिक की बात करूं तो अच्छे रोड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में रोड अच्छे बने हुए रोड्स, ठीक है, और ज्यादा जगहों तक फैले हुए हैं, स्मूथ रोड्स है, उस खराब नहीं है, तो वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म होगी। आप हमारी कंट्री के अंदर ही जाकर देख लें, अभी भी रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत सारी हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो उन स्टेट्स को प्रेफर करते हैं इंस्टेड उन स्टेट्स के जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पूरा नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें कि रोड्स हो गया, इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, कि भाई कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो, इसके अलावा पावर अवेलेबिलिटी हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज होती हैं, रोड्स है, रेलवेज है, ये सब फैसिलिटीज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। और ये फैसिलिटीज आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर मींस वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट आपके लिए करती है, वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट आपको देती है, किसके लिए? ताकि आप उस स्पेसिफिक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडिंग है, वो आप स्मूथली परफॉर्म कर सके और उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई भी हर्डल एक्चुअली उसके अंदर नहीं है। ठीक है, फाइन, तो ये मैंने कुछ अल्टीमेटली एग्जांपल्स दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी। तो देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी मींस इंडियन इकोनॉमी के या इंडिया के लिए रहा, लेकिन आप ही याद रखिएगा कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। तो याद रखें कि भाई, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन को हमको समझना पड़ेगा, उनकी नीयत एक्चुअली क्या थी। मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री में आए थे, उनका पर्पस सिर्फ ये था कि हमारी कंट्री से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। उन्होंने हमारी कंट्री को एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का। वो कंट्री जो प्री ब्रिटिश पीरियड में फिनिश गुड्स की एक्सपोर्टर थी, ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। मींस उनका पर्पस जो था, उनका इंटेंशन जो था, वो हमारे हाथ से रॉ मटेरियल का कलेक्ट करना, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाना, वहां की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, और वहां से ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन चला गया, उसके बाद ब्रिटेन से वापस क्या आता, वहां से फिनिश गुड्स आता। और फिनिश गुड्स क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया से अच्छा मार्केट प्लेस ब्रिटिशर्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए नहीं मिल सकता था। तो ये टू फोल्ड उनकी पॉलिसी थी। इसने बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया, फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को समझने से पहले आप इनके इंटेंशन को समझें।
अब एक चीज देखिए, सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक रीजन से कलेक्ट नहीं करते थे वो। हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में इंडिया तो बहुत आगे था बेसिकली, और आज भी हमारे यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छे से होता है। तो ब्रिटिशर्स को पूरी कंट्री से रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता था। अब उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जैसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इतना तो ज्यादा डेवलप्ड नहीं था जैसे कि आज की कंडीशन में। क्या होता था कि जितना भी वो कलेक्शन करते थे वो एक स्पेसिफिक कोस्ट से ले जाकर के फिर थ्रू वाटरवेज वो क्या करते थे, ब्रिटेन पहुंचाते थे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था जो फॉरेन ट्रेड वाला, उसके अंदर मैंने स्विस कैनाल का और दूसरा कंसेप्ट बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ से गुड्स को वो लोग अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे और कैसे वहां से जो फिनिश्ड गुड्स है वो हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते थे। मींस इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरे कंट्री से इनको रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है और पहुंचाने के लिए एक जगह कलेक्ट करना है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, जब ये फिनिश गुड्स आएगा तो वो एक जगह जहां पर आएगा, जिस भी कोस्ट के ऊपर आएगा, जिस भी पोर्ट पर आएगा, वहां से पूरी कंट्री के अंदर एक्चुअली उनको सेंड करना है। ये पहली बात। दूसरा इंटेंशन के उनको अपना पावर एस्टैब्लिश करके रखना था, पावर को मेंटेन करना था। तो इसके लिए आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी कंट्री के अंदर उनको करना पड़ता था। बार बार कहीं पर कोई रिवॉल्ट हो रहा है, कहीं पे कोई रिवॉल्ट हो रहा है। आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री को कि भाई किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है वो किस तरह से रिवॉल्ट करते थे। तो उस रिवॉल्ट को भी उनको दबाना था, तो उसके लिए उनको ब्रिटिश आर्मी को अलग अलग जगह पर पहुंचाना पड़ता था। और इन सब कामों में सबसे बड़ा जो उनके लिए हर्डल था, सबसे बड़ा जो रोड़ा था, वो ये था हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए, हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं 17th-18th सेंचुरी की। उस टाइम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना होता भी नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और मैंने क्या कहा, उसके पीछे इंटेंशन सिर्फ एक इंटेंशन ये कि उनके हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल था पूरी कंट्री से कलेक्ट करके एक जगह लेकर आना और वहां से फिर कहां पहुंचाना, ब्रिटेन पहुंचाना। और जो ब्रिटेन से हमारे वहां पर फिनिश गुड्स आ रहा है तो वो एक जगह से पूरी कंट्री के अंदर फैलाना। इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात कि जितने रिवॉल्ट्स होते थे उन रिवॉल्ट्स को खत्म करने के लिए आर्मी का डिप्लॉयमेंट सब जगह पर करना, तो आर्मी को भेजने के लिए उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया तो उसके पीछे उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं था कि भाई हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना होगा। उनका सिर्फ और सिर्फ यही दो इंटेंशंस थे कि भाई इसी इंटेंशन के अगेंस्ट जहां जहां पर उनको जरूरत पड़ती वो उसी जगह पर इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को करते हैं। फाइन। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ये तो देख लिया कि भी ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था, और जहां पे भी अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करूं, हाँ भाई नो डाउट ब्रिटिशर्स का ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज जो है ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन इंटेंशन फिर वही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं था, वो उनको अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसका स्मूथ फंक्शनिंग एक्चुअली इंश्योर करना था। फाइन। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको डेवलप किया और कौन कौन सी हमको मिली और उनके पीछे एक्चुअली उनका पर्पस क्या था। वन बाय वन हम उनको पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कस करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों किया, ताकि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना कंपैरेटिवली इजी हो। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो सके, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहला डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया इंडियन रेलवेज का। ठीक है, हमारी कंट्री में रेलवे नेटवर्क को ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया, और यह इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1850 के अंदर। ठीक है, मींस ब्रिटिशर्स के जाने के नियर अबाउट 70 इयर्स पहले से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहली रेलवे चली 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, किस किस के बीच में? मुंबई, मतलब उस टाइम का बॉम्बे और ठाणे के बीच में सबसे पहली ट्रेन चली। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री के अंदर, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा सब कॉन्टिनेंट आ गया, उसमें रेलवे नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके पीछे उनका पर्पस ये नहीं था कि हमारे यहां के लोगों को कोई सस्ता मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले। नो, एक्चुअली उनका पहला पर्पस ये था कि उनका मार्केट ज्यादा से ज्यादा वाइडन हो सके।
पूरी कंट्री को उनको कवर करना था, पूरी कंट्री से वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करते, रेलवे ट्रैक के थ्रू वो एक जगह पर लेकर जाते, किसी भी पोर्ट पर, बंगाल पोर्ट पर, मुंबई पोर्ट पर, फिर यहां से फिर वो अल्टीमेटली क्या करते, रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में भेजते। वहां से जो फिनिश गुड्स हमारे यहां पर आता मुंबई पोर्ट पर, मुंबई पोर्ट से लेकर तो फिर उस फिनिश गुड्स के पूरी कंट्री के अंदर उनको फैलाना था। तो मार्केट को चौड़ा, मार्केट को एलाबोरेट, मार्केट को वाइडन करने के लिए उन्होंने हमारे यहां पर रेलवे स्ट्रक्चर को, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना स्टार्ट किया। नो डाउट ये ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उनके पीछे उनका इंटेंशन देखा जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आज भी हम उन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस के बेनिफिट उठा रहे हैं, बट ब्रिटिशर्स का इंटेंशन हमारे वेलफेयर का बिल्कुल भी नहीं था। उनका सिर्फ उनका एक ही इंटेंशन था कि उनको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उस प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट को वाइडन करना था, मींस उसको बढ़ाना था, और दूसरा अपनी जो आर्मी है उस आर्मी के अलग अलग डिप्लॉयमेंट के लिए और आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए थी। और क्योंकि रोड उस टाइम तो डेवलप हुआ भी नहीं करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले रेलवे ट्रैक को बिछाना स्टार्ट किया। रेलवे से क्या होता है, स्मूथली एक आइटम दूसरी जगह पर आराम से चली जाती है। हाँ, इससे लोगों को फायदा मिला कि एक जगह से दूसरी जगह जाना उन लोगों के लिए कंपैरेटिवली इजी हुआ, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि आप उसके पीछे उन ब्रिटिशर्स का इंटेंशन देखिए। रेलवे तो अपने आप में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, लेकिन हमें आज भी पता है कि भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रेलवेज ही नहीं होता, रेलवेज के अलावा रोडवेज भी होता है, सीवेज भी होता है, और उसके अलावा एयरवेज भी होता है। 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और 4 मोड ऑफ कम्युटेशन है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही 4 मोड लगते हैं। तो पहला तो हो गया रेलवेज, तो रेलवेज का डेवलपमेंट नो डाउट ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन इंटेंशन देख करके चलिए उसमें। उसके बाद सेकंड हमारा है कौन सा, रोडवेज। तो ये जो रोड्स थे हमारी कंट्री के, वो रोड्स को भी ब्रिटिशर्स ने बहुत हद तक डेवलप किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगह के रोड्स को डेवलप किया जहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता था, और उसके अंदर भी उन रॉ मटेरियल में जो इंटीरियर जो विलेजेस थे वहां तक के रोड तो कभी डेवलप किए ही नहीं। ठीक है, वहां से फार्मर जो थे वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे अपना जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो पहुंचा देते, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर बहुत सारे विलेजेस हैं, तो अब इन सारे विलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंडिचर उनके लिए होता। तो वो क्या करते, सारे विलेजेस एक डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर अपना अपना रॉ मटेरियल पहुंचा देते, और फिर वहां तक का रोड जो था वो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। और रोड्स भी जो थे वो ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, जैसे कि आजकल बनते हैं भाई ऑल वेदर रोड के, भाई किसी भी वेदर के अंदर हमारे यहाँ के रोड्स क्या होते हैं, चल जाते हैं और वहां पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो ऑल वेदर रोड नहीं थे, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत अच्छी क्वालिटी के रोड्स भी उन्होंने अल्टीमेटली बनाए। लेकिन फिर वही बात है कि ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन था रोड बनाने का, वो सिर्फ क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स उनका, और दूसरा के मूवमेंट ऑफ आर्मी उनके लिए क्या हो सके, इंश्योर हो सके, जहां तक भी आर्मी जाती थी। सिर्फ उन्हीं जगहों के रोड्स को उन्होंने डेवलप किया, पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उनका कोई अल्टीमेटली इंटरेस्ट नहीं था। बार बार जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को देखें तो उसके पीछे ब्रिटिशर्स का इंटेंशन जरूर देखेंगे कि किस इंटेंशन से इन्होंने इन सब चीज, इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को अल्टीमेटली डेवलप किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें वाटरवेज, और वाटरवेज में किसका, पोर्ट्स का डेवलपमेंट था। देखिए, मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, मींस हमारे यहां से गुड्स जो ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन से जो गुड्स हमारे यहां पर आता था, मींस हमारे यहां से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में आ रहा है, तो वो थ्रू पोर्ट्स, वाटरवेज के थ्रू जाता था। मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम में बता चुका हूं कि अफ्रीका के से होते हुए जाता था, फिर बाद में स्विस कैनाल का इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने 5100 माइल्स का जो अपना पूरा जो डिस्टेंस था उसको शॉर्ट कर लिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अल्टीमेटली कम लगने लगी। तो मींस पोर्ट के थ्रू गुड्स जो था, उस टाइम तो एयरवेज इतना ज्यादा डेवलप्ड था नहीं, तो पोर्ट के थ्रू गुड्स जो था वो ब्रिटेन से इंडिया और इंडिया से ब्रिटेन जाता था। तो वो पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन पोर्ट का डेवलपमेंट सिर्फ उन पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जहां से हमारे यहां से गुड्स और लोग जो थे वो ब्रिटेन जा सकते थे, और ब्रिटेन से आने वाले लोग हमारी कंट्री में, या ब्रिटेन से आने वाला गुड्स हमारी कंट्री में आ सकता था। इसके अलावा जो हमारी कंट्री के अंदर का जो पोर्ट सिस्टम है वो अपने आप में बहुत वीक रहा। इसके अलावा देखिए, इस टाइम पर उन्होंने एक उड़ीसा में कोस्ट कैनाल का डेवलपमेंट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई है, कोस्ट कैनाल के अंदर जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई कॉस्ट लग गई। उस जमाने में नियर अबाउट 32 लाख रुपीस की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट थी, जो बाद में बढ़कर 44 लाख हो गई 1888 अप्रोक्सीमेटली। तो उस टाइम उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई, और हाई कॉस्ट होने की वजह से वो इस रेलवे को और रोडवेज को कॉम्पीट नहीं कर पाया।
ठीक है। तो इनलैंड वाटरवे का मीनिंग होगा कि मींस हमारे यहीं से गुड्स आपने ली और उसको वाटरवेज के थ्रू, आप शिप के थ्रू क्या करें, अपनी कंट्री के अंदर ही दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दें, लोगों को पहुंचा दें। तो ये कोस्ट कैनल जो ओडिशा के अंदर उन्होंने डेवलप किया था, तो वो एक्चुअली अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई। और पोर्ट्स जो डेवलप किए, वो पोर्ट्स डेवलप करने का रीजन क्या था कि भाई हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स पहुंचाया जा सके, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स का इंपोर्ट किया जा सके और लोगों को भेजा जा सके, उन लोगों का मूवमेंट एक्चुअली हो सके। तो उसमें बॉम्बे पोर्ट था, बंगाल के जो पोर्ट्स है, इस तरह के जो पोर्ट्स है, उनका डेवलपमेंट अल्टीमेटली किया। इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, करने का ट्राई भी किया इनलैंड वाटरवेज। वो सब्स्टिट्यूट चाहते थे किसका, रेलवेज और रोडवेज का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई थी जो रेलवेज और रोडवेज की तरह कन्वीनियंट नहीं थी। तो ये उनका जो एक डेवलपमेंट का जो स्ट्रैटेजी थी, ये अपने आप में अल्टीमेटली फेल हो गई। फोर्थ हमारा इसमें होता है एयरवेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें एयरवेज की, तो एयरवेज का डेवलपमेंट इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए थे। उनका जो एयरवेज का डेवलपमेंट था वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था जितना कि रेलवेज और रोडवेज का था। और वैसे भी उस टाइम पर जो एयरवेज की जो फैसिलिटीज थी वो इतनी हाईली डेवलप्ड हुई नहीं थी। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स एयरवेज का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। एयरवेज में जो सबसे पहली फ्लाइट जो थी वो JRD टाटा ने चलाई 1932 के अंदर, टाटा एयरवेज के नाम से, ठीक है, जो बाद में हमारी एयर इंडिया बनी। बाद में फिर एयर इंडिया फिर से टाटा के हाथ में चली गई। तो JRD टाटा ने 1932 में एयर ट्रांसपोर्टेशन और एयरवेज के लिए हमारे यहाँ पर कुछ सेटअप स्टार्ट किए। अदरवाइज ब्रिटिशर्स का जो एयरवेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था वो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हमारी कंट्री के अंदर नहीं था। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मीनिंग होगा मींस, कम्युनिकेट करने के जो भी मींस होते हैं वो कम्युनिकेशन मींस कहलाते हैं। फाइन, ये बिजनेस के अंदर तो कम्युनिकेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो टाइम ऐसा था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के, उस टाइम हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स और इस तरह के सोशल मीडियाज तो हुआ नहीं करते थे। इवन टेलीफोन्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे उसमें। कम्युनिकेशन के फॉर्म में उस टाइम पर जो था वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, ठीक है। पोस्ट जो थी, ये पोस्टल सर्विसेज उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। पोस्टल सर्विसेज के अंदर अलग अलग जगहों पर उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस डेवलप किए, पोस्ट बॉक्स उन्होंने लगाए, बंदा अपना लेटर वहां पर डाल दे, वहां से वो पोस्ट में लेकर जाता था और फिर वो सब जगह पर पूरी तरह से वो डिलीवर करते थे। तो ये पोस्टल सर्विसेज जो थी, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही हमारी कंट्री के अंदर ये फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की दी। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता था कि उनका जो मेजर पर्पस होता था वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को जगह सर्कुलेट करना होता था और ब्रिटिश आर्मी का आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन, ये बेसिक पर्पस था। लोगों की फैसिलिटीज के लिए उन्होंने पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट नहीं की। अच्छा, बिसाइड्स एक टेलीग्राफ सर्विस जो स्टार्ट की थी, जो अभी कुछ साल पहले ही इंडिया के अंदर बनी हुई टेलीग्राम और टेलीग्राफ सर्विस, ये उस टाइम पर बहुत कॉस्टली हुआ करती थी। और बहुत कॉस्टली होने की वजह से ये टेलीग्राफ सर्विस जो है, ये कोई भी एक कॉमन सिटीजन या कोई भी एक आम आदमी इसको यूज नहीं कर पाता था। ये ब्रिटिशर्स ही यूज करते थे अपने आर्मी के जो भी मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह देने में। ये थोड़ा सा स्पीड वाली सर्विस थी। और उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल पोस्ट था, नॉर्मल पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया ही किया। उसके अंदर वो क्या करते थे, मैंने अभी आपको बताया कि भाई पोस्ट बॉक्सेस लगा रखे थे, अभी थोड़े साल पहले तक चलते थे। अब तो पोस्ट बॉक्सेस भी कहीं नहीं दिखते हैं। तो वो पोस्ट बॉक्स के अंदर आप लेटर डाल दें, वहां से पोस्टमैन उसको लेता था, पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता था। फिर वो लेटर की स्क्रूटिनी होती थी, कौन सा किस एरिया का है। वो थ्रू रेलवेज और रोडवेज वो क्या करते थे, उस स्पेसिफिक पोस्ट को सिटी में पहुंचाते थे, वहां के पोस्ट ऑफिस में जाता था। फिर वो अलग अलग जगह पर वो लोग क्या करते थे, उसको डिलीवर करते थे। तो ये हमारे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ब्रिटिशर्स के। लेकिन इन कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमारे हिंदुस्तानियों का भला करने की बजाय उनका अपना पर्सनल हिडन मोटिव और हिडन इंटेंशन था कि वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड करना चाहते थे। और इसी एक्सपांशन के लिए उन्होंने ये सारे के सारे मींस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई ब्रिटिशर्स को हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से डेवलप किए और डेवलप करने के पीछे रीजन क्या थे। रेलवेज को डेवलप किया, रोडवेज को डेवलप किया, वाटरवेज को डेवलप करने का ट्राई किया, थोड़ा बहुत एयरवेज को डेवलप किया और कम्युनिकेशन सर्विसेज को किया। कम्युनिकेशन सर्विसेज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए, और उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें गुड्स को और आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होती थी। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर इसके अंदर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।